चलिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वराज पार्टी का गठन। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ, स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ। चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को देश बंधु चित्तरंजन दास भी बोलते हैं। 1920 में आपको मालूम कि असहयोग आंदोलन चालू हुआ। 1922 में वो बंद भी हो गया। ठीक है, 5 फरवरी को चौरी चौरा वाली हत्याकांड हुई और 12 फरवरी तक महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई मूवमेंट नहीं बचा था जिसको चालू करे। 1922 में चौरी चौरा के वजह से असहयोग आंदोलन की वापसी, वहीं पे गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिए। 6 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक, अब फिर से कोई मूवमेंट स्टार्ट करते तो जनता आती नहीं। क्यों नहीं आती? अभी फिर चालू करवाते हो, नौकरी वगैरह छुड़वाते हो, फिर आप लोग बंद कर देते हो, तो तुरंत तुरंत तो कोई एक जन आंदोलन संभव नहीं था, है कि नहीं? तो ब्रिटिश सरकार को परेशान करने के दो ही तरीके थे, या तो एक जन आंदोलन चालू कर दो और दूसरा उनकी जो विधान परिषद विधानसभाएं हैं। बोले सर ये क्या? तो आज जैसे संसद है ना, आज जैसे लोकसभा राज्यसभा या स्टेट्स में विधानसभा है, बस वैसे ही उस समय भी विधान परिषदें थी। मिलता जुलता था लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं था, उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग था। तो उसमें घुसकर अंग्रेजों को परेशान किया जाए, उनके बिल को पास ना होने दिया जाए, अपनी बात मनवाई जाए। ऐसे दो तरीके थे। ठीक, लेकिन कांग्रेस का और महात्मा गांधी खास करके इन लोगों का शुरुआत से रुझान था कि हम उनकी विधानसभाओं में नहीं जाएंगे। ठीक, एक मुंह फुलाया जैसी बात हुई, होना कुछ नहीं उससे, बस नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसका भी बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, तो चौरी चौरा के बाद, चौरी चौरा के बाद कोई भी बड़ा मूवमेंट उस टाइम नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग फिर पनपे। कांग्रेस में एकदम अलग नहीं हुए, बस विचारधारा बता रहा हूं। जैसे नरम दल गरम दल थे, बस वैसी कांग्रेस में एक को बोला जाता था नो चेंजर, मतलब जो कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, और एक को बोला जाता था स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट, ठीक है। इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजगोपालाचारी हो गए। ठीक, तो इधर जितने भी नेता हैं सबको डाल देना। स्वराजिस्ट में दो नाम छोड़ देना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन मालूम? जवाहरलाल नेहरू के बाबू कौन? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का मानना था कि भैया ये इस तरीके से तो बहुत साल तक जी लिए, अब हम खुद विधान परिषदों में एंट्री मारेंगे और वहाँ अपनी बात मनवाएंगे। ठीक, वहाँ अपनी बात मनवाएंगे। ऐसा किनका मानना था? स्वराजिस्ट लोगों का मानना था। क्लियर? अब ये कब की बात कर रहे हैं? 1922, जस्ट चौरी चौरा वाला हत्याकांड हुआ था 1922, असहयोग आंदोलन वापसी कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी जेल में, तो ये चौरी चौरा के बाद मतलब 1922 सारे मूवमेंट खत्म हो गए। मूवमेंट खत्म, असहयोग आंदोलन की वापसी हो गई। गांधी जी कहाँ? जेल में। सीधे कितने साल के लिए? 6 साल के लिए जेल में डाल दिए। छोड़ देते थे इनको, ज़्यादा देर रखते नहीं थे। ऐसी पतले दुबले थे उस टाइम से, बहुत जी वो पतले दुबले थे, तबीयत खराब होते रहता था, तो भैया जेल में कुछ मत हो जाए करके छोड़ देते थे। और कुछ भी हुआ बात बात पे मुंह फुला लिए, समोसे के साथ चटनी नहीं दिए, आमरण अनशन। ठीक है, तो छोटे छोटे बात पे मुंह फुला लेते थे और डायरेक्ट क्या, आमरण अनशन। तो अंग्रेजों को बात माननी पड़ती थी, और कुल मिलाकर जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता तो छोड़ देते थे। वही तरीका रहता था उनका। तो छूट के आ गए थे 2 साल में। 6 साल का सजा था लेकिन 2 साल में माफ कर दिया। ठीक है, अब 1922 में ये जो चित्तरंजन दास है, ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, गया बिहार वाला गया अधिवेशन। गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इनको ना देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देखो दो नाम है, एक देश बंधु एक दीन बंधु। एक देश बंधु एक दीन बंधु। तो देसी वाला नाम कौन सा है? देखो चित्तरंजन दास, ये देसी नाम है, तो ये देश बंधु है।
दीनबंधु से कंफ्यूज मत करना, दीनबंधु सी एफ एंड्रयूज को बोलते हैं, सी एफ एंड्रयूज। कौन था बोले? नहीं मालूम, बस दीनबंधु है, याद रखना अपना, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने। अब इसने अपना प्रस्ताव वहां पे सामने रखा कि हम लोग एक अलग से पार्टी बनाएंगे और वो पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़के विधान परिषदों में एंट्री मारेगी। लेकिन ये अध्यक्ष होते हुए भी अपने प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाए, तो इसके लिए एक बेइज्जती वाली बात हो गई कि मैं अध्यक्ष और मेरी बात नहीं मानी जा रही है, फिर कैसा? तो बहुमत नहीं मिला इसको, किसको? चित्तरंजन दास को। तो ये मुंह फुला लिए, नाराज हो गए और कांग्रेस से अलग होकर 1923 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था क्या? स्वराज पार्टी। तो इसके संस्थापक में दो लोगों का नाम मिलता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी भी बोले जाओ जाओ, जेल से बैठे इंस्ट्रक्शन दे रहे जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं, बोले ठीक है। बाकी कांग्रेस भी बोले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसके बाद चुनाव हुए तो चुनाव में इन लोग जबरदस्त प्रदर्शन किए, ठीक है, जबरदस्त प्रदर्शन किए। केंद्र में 145 में से 42 सीट लेकर आ गए, ठीक है। 145 में 42 सीट, बोले ये तो बहुत कम सीट है, लेकिन उस समय जहां पे कोई नाम नहीं था उसमें 42 सीट बहुत बड़ी बात हो गई। प्रांतों में इनका स्पष्ट बहुमत मिल गया, स्पष्ट बहुमत मिल गया। इसको देख के बाकी कांग्रेस बोले अरे यार ये तो अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए, हम लोग से अच्छा परफॉर्म कर लिया, ठीक। अब 1924 में गांधी जी को हेल्थ इशू के बेसिस पे छोड़ दिया जाए। गांधी जी क्या जेल से रिहा हो गए, गांधी जी जेल से रिहा। अब देखिए कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर स्वराज पार्टी अलग हो जाता है, आधे से ज्यादा लोग उधर जुड़ जाएंगे तो फिर कांग्रेस बढ़ जाएगा, नो चेंजर और स्वराजिस्ट के बीच में। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने उनको एक एग्रीमेंट करने बोला कि ठीक है आप लोग कांग्रेस में मिल जाइए, आपको कांग्रेस से अलग कोई संस्था नहीं मानी जाएगी, बशर्ते आप वहां कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ? विधानसभाओं में, जहां वो चुनकर गए हैं, जहां इलेक्ट होकर गए हैं, ठीक है। तो गांधी जी जेल से रिहा हुए और 1924 में ही बेलग्राम, कर्नाटक में पड़ता है, बेलग्राम में अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कौन? गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे बेलग्राम में अध्यक्षता करते हैं और वहाँ एग्रीमेंट होता है किनके बीच? तो ये चित्तरंजन दास मतलब स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच कि आप कांग्रेस के अंदर ही हैं, ये माने जाओगे, अलग नहीं रहोगे और वहाँ हमको रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? ये बात समझ आई? महात्मा गांधी भी देख रहे थे भैया लहर उधरी है तो उनको जोड़ लिया जाए। क्लियर? अब आगे चल के आपको ये सवाल आया कि फिर ये स्वराज पार्टी कहाँ गई, तो किसी चीज को शुरुआत करता हूँ तो अंत भी बता देता हूँ, हालांकि वो अंत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट फिर भी कहाँ गया। तो 1925 में दुर्भाग्यवश किनकी मृत्यु हो जाती है? चित्तरंजन दास की। 1925 में चित्तरंजन दास की क्या हो जाती है? मृत्यु। और आप लोगों के लैंग्वेज में कल थोड़ा मर गए, ठीक है। तो चलो इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1925 में। अब 1925 में मृत्यु हो गई, लीडर ही खत्म हो गए, तो जो स्वराज पार्टी था वो कैसा हो गया? नेतृत्वहीन हो गया। आगे चल के कांग्रेस में उसका समायोजन हो गया, अलग से कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो ये स्वराज पार्टी के बारे में इतना सारे डिटेल देखे, समझ आया? क्लियर? ये तो पूरी कहानी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर पूछा जाता है एक सिंगल लाइन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया किसके किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बस उतना ही पूछा जाता, ठीक। लेकिन क्या है आजकल व्यापम सब चीज में डिटेल पूछने लग गया है। अब बाजी वही मारेगा जो थोड़ा डीप पढ़ा होगा, ठीक है, तब पढ़ना पड़ेगा आपको। ये तो था स्वराज पार्टी, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब एक और सत्याग्रह के बारे में देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928, इसके बारे में देखते हैं। 1928 बारदोली गुजरात में एक जगह है। तो बारदोली सत्याग्रह की नींव कैसे रखी गई है देखते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भू राजस्व कितना प्रतिशत लेना है, जो खेती कर रहे हैं किसान लोग उनसे कितना टैक्स वसूलना है, इसके लिए हर 30 साल में असेसमेंट करते थे, ठीक है। हर 30 साल में असेसमेंट करते थे कि अब भूमि कितनी उपजाऊ है, कितना उसमें उत्पादन हो सकता है और उस हिसाब से कितना हम लोग टैक्स ले सकते हैं। तो जो लास्ट असेसमेंट हुआ था, असेसमेंट करते थे लोग, ठीक है,
मूल्यांकन करते थे, असेसमेंट करते थे। लास्ट हुआ था 1876 में, और 30 सालों में उसको रिपीट करना था। 30 साल मतलब 1900, 1896 होगा, 96, 1896 में किए। 1926 में फिर से असेसमेंट होना था, तो 1926 में असेसमेंट किया गया। किनके द्वारा किया गया असेसमेंट की जो जिम्मेदारी है, उस समय सूरत के डिप्टी कलेक्टर जयकर नाम था, उसका नाम याद नहीं रखना है, बस बता दे रहा हूँ। सूरत के डिप्टी कलेक्टर थे जयकर। उनको बोले कि भैया जाओ तुम वहाँ का निरीक्षण करो, कहाँ का, बारदोली का, और बारदोली में कितना प्रतिशत टैक्स लेना है ये बताओ। तो जितना भी परसेंट था उसको बढ़ा के बोले 30% और एक्स्ट्रा लेना है, 30% एक्स्ट्रा हाइक दे दिया गया। तो 1926 में सर्वे हुआ, और उस सर्वे में बोला गया कि जो टैक्स है उसको 30% इंक्रीज कर दो। अब जैसे ही बोले 30% के, सर पहले ही ऐसे परेशान थे, बोले पुराना टैक्स नहीं दे पा रहे, फिर आप बोले 30% बढ़ाना है। इस बात से वहाँ के किसान लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। लेकिन केवल किसानों के बस की बात नहीं थी कि अंग्रेजों का विरोध करें। शुरुआत में विरोध किए, डंडों ने पड़े, फिर सब शांत हो गए। फिर ये मैटर कहाँ गया, इन लोग कहाँ लेके गए, कांग्रेस के पास ये मैटर लेके गए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, बोले आप ही करता धरता हो, बोले ठीक। तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई जिसका नाम था बारदोली इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, बारदोली जांच समिति। बारदोली जांच समिति, बारदोली जांच समिति का काम यह था कि बारदोली में जाके सर्वेक्षण करे और देखे कि क्या 30% का जो इंक्रीज है टैक्स रेट, वो जायज़ है कि नाजायज़ है। ये इनका काम था देखने का। और देख के लगा भी कि ऐसी, वो क्या, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था किसको, जयकर को जाके बस अंग्रेजों को खुश करने के लिए, चलो अच्छा और प्रमोशन हो जाए, डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर हो जाऊंगा, बोले 30%, ठीक है। तो आए भाई बोल दिए। अब ये जाके देखे तो बोले कि 30% लायक तो है नहीं यार, इतना कंडीशन अच्छा नहीं है। तो इन लोगों को भी लगा, फिर एक बड़े लीडर, बड़े चेहरे की जरूरत थी। तो कांग्रेस की तरफ से कौन सामने आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उस टाइम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वो इसी मोमेंट में होते हैं, ठीक। तो वल्लभ भाई पटेल लीड किए इस नेतृत्व को। लीडर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल बोले कि मैं आ रहा हूं, और हम लोग क्या करेंगे, बोले सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो हर जगह गांधी जी तो नहीं एंट्री मार सकते, तो इस बार कौन आ गए, वल्लभ भाई पटेल आ गए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल दो इंसिडेंट पुराना देखे थे, उससे चेत गए थे। एक इंसिडेंट क्या था, चौरी चौरा वाला हत्याकांड, जिसमें बढ़िया पीसफुली मूवमेंट चल रहा था, इन लोग जबरदस्ती वो आग लगा दिए, उसकी वजह से पूरा मूवमेंट पीछे हो गया। तो ये बोले कि ऐसा फिर तुम लोग हरकत करोगे, हम लोग शांति वाला प्रस्ताव रखेंगे, शांति से विरोध करेंगे, लेकिन फिर बीच में जोश जोश में तुम लोग किसी को निपटा दोगे, फिर मेरे को कदम पीछे लगना पड़ेगा। और दूसरा कब चेते थे, जब वो अहमदाबाद मिल मजदूर होला था, इधर भूख हड़ताल में बैठे हुए गांधी जी, सब सरेंडर कर दिए, सब लोग खाने पीने चल दिए, ठीक है। तो बोले कि इस बार सबको बुलाए और कसम खिलवाए, ठीक है, कि कोई पीछे नहीं हटेगा, सब शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। स्कूल में ऐसे ही किसी बात का प्रूफ रहता था तो कसम खिलवाते थे, दो कसम, एक माँ कसम और एक तेरी वाली कसम, ठीक है। तो जो वल्लभ भाई पटेल है, ये भी क्या कसम खिलवाए, ठीक है, माँ कसम और कसम खिलवाया सबसे कि भैया मैं सत्याग्रह चालू करूंगा, लीड करूंगा, लेकिन कोई भी बीच में सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर करने का मतलब है कि कोई भी जाकर टैक्स नहीं पटाएगा, 30% जो बोल रहे हैं इंक्रीज रेट में, कोई टैक्स नहीं पटाएगा जब तक मैटर सुलझ नहीं जाता, ठीक। तो ये बीच बीच में रैली करते थे, बड़ी अच्छा मूवमेंट चला, और महिलाओं लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए। उसी में से एक महिला जोर जोर से चिल्लाई रैली में कि वल्लभ भाई तुम ही हमारे नेता हो, बोले तुम ही प्राणनाथ हो, तुम ही सरदार हो। बाजू में उसका पति बोला तो मैं क्या हूँ। तो इसी बीच वो महिला जब सरदार सरदार चिल्लाई, तो बाकी लोग भी क्या चिल्लाए, सरदार सरदार। तो उस वजह से वल्लभ भाई पटेल का नाम क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। तो सवाल पूछा जाता है कि ये सरदार को सरदार टाइटल किसने दिया, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने टाइटल दिया, ठीक है। तो इसी समय इनका टाइटल क्या पड़ गया, सरदार। सरदार मतलब नेता वाले सरदार, क्लियर। फिर क्या हुआ आगे, तो अब ये बड़े नेता लोग आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया, अंग्रेजी सरकार आई, डंडा लाठी मारती थी, और एक टाइम ऐसा आ गया कि वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने की बात कही। हर बार ऐसा नहीं होता था कि बड़े नेता गिरफ्तार कर लेंगे, फिर बड़े नेता गिरफ्तार किए और मूवमेंट भड़क जाता है, आंदोलन भड़क जाता है,
ठीक है, तो एकदम आसान नहीं रहता, किसी को भी निपटा दिए, मार दिए या जेल के अंदर ठूस दिए, ऐसा नहीं होता। तो वल्लभ भाई पटेल को बोले कि नहीं यार, अब अल्टीमेटली इसको जेल में डालना पड़ेगा। तो जैसी ये खबर फैली तो महात्मा गांधी भी कूद गए कि वल्लभ भाई पटेल को जेल हो जाएगा तो नीति हो जाएगा ये मूवमेंट। तो जैसे ही महात्मा गांधी आए, फिर ये अंग्रेज लोग सरेंडर कर दिए कि फिर ये अलग लंबा चौड़ा फिर आमरण अनशन कर देंगे, और धीरे से कहीं आमरण के चलते मरण हो गए, फिर दिक्कत हो जाए अंग्रेजों को। तो जो अहिंसा वाली नीति चल रही है वो पूरा हिंसा वाली नीति हो जाए। और कहीं कहीं अंग्रेज महात्मा गांधी सपोर्ट इसलिए करते थे कि 1857 जैसी कोई क्रांति नहीं चाहती थी, उसके लिए था कि कोई अहिंसा का मार्ग दिखाए, और उसके लिए थे महात्मा गांधी। तो उनकी बात मानते थे, वो मुंह फुलाते थे तो मनाने जाते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली कांग्रेस ब्रिटिश सरकार ने फिर से विचार किया और मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड नाम के दो सर्वेयर को फिर से भेजा कि जाओ तुम लोग जाओ और फिर 30% मत बोल देना, बोले तो कुछ कमी बताना, देख क्या। तो लोग किसानों वगैरह से बात किए, सब आसपास के लोगों से, और अल्टीमेटली एक रेट डिसाइड किए 6%, 6.03। तो फिर से रिवाइज्ड टैक्स क्या हो गया, रिवाइज करके उसको 6.03 मतलब 6% याद रखना। इस टाइम सर्वेयर मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड नाम के थे, उन लोग गए और डिसाइड किया कि 6% इतना दे दो, बोले कि ये भी नहीं दोगे कि मैं दूं अलग से, बोले नहीं ठीक 6% डन करो। तो यहां से बारदोली सत्याग्रह क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक है। तो ये थी बारदोली सत्याग्रह की कहानी। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन। उन्नीस सौ 1927 और 28 दोनों लिख लेना, साइमन कमीशन के बारे में। अब साइमन कमीशन क्या था, क्यों था, इसको जानने के लिए हमको 20 साल लगभग पहले जाना पड़ेगा। 1909 की बात थी, एक सुधार आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नाम से, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नाम से। और उसकी पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी में कितना काम कर रही है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये देखने के लिए 10 साल बाद एक और रिफॉर्म आया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब ये दोनों पॉलिटी का हिस्सा है करके ज़्यादा इस पर टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। देखो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। अब इसी की ही समीक्षा करने के लिए अगले 10 साल में एक और सुधार आना था, ठीक है। किसकी समीक्षा करने में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। मतलब कब आना था, 1929 में आना था, लेकिन 1929 में ना आकर 1927, 2 साल पहले, लोग थोड़ा बड़े दिखा दिए, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले उस समय सचिव थे, सचिव का नाम था बर्कन हेड। बर्कन हेड। तो बर्कन हेड के क्या बोलना चाहिए, बर्कन हेड के संरक्षण में या इसी के अंडर एक कमीशन की स्थापना की गई जिसका नाम था साइमन कमीशन। एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन, साइमन आयोग या साइमन कमीशन, ये लिख लो, ठीक है, साइमन कमीशन। जिसके हेड थे, अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। अपने नाम में पहले सर लगा रहे थे, कोई इज्जत दे नहीं दे, नाम तो पुकारेगा बोले, ठीक है। तो सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था क्या, साइमन कमीशन। लेकिन चूंकि ये 2 साल पहले कर दिया तो भारतीयों को पहले ये ऐसी डाउट हुआ, बोले 2 साल पहले क्यों, कोई रीजन नहीं था, लेकिन 2 साल पहले क्यों, टाइम से पहले क्यों आ रहा है। अब मान के चलो क्लास चालू होता है 8:30 बजे, अब कोई यहाँ पे मेरे को 6:30 बजे से बैठा हुआ दिख गया तो मेरे को डाउट होगा ना, इतना बेसब्री से मेरे लिए तो इंतजार नहीं कर रहे होगे किसी और के लिए। तो बस वैसे ही ये भी 2 साल पहले आ गया, तो बोले कि कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, 2 साल पहले आ गया सब, ठीक है। तो ऐसे ही भारतीयों को लगा। ऊपर से ये जो साइमन कमीशन आया था, क्या करने आया था, 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसकी समीक्षा करने आया था, और एक नया कोई कानून बनाते, पास करते, कोई एक नया सुधार लाते। और 1909 1919 ये सब सुधार लाने का एक कारण ये था कि भारतीयों को प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दे।
ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि भैया कभी न कभी इंडिया छोड़ के जाना है, लेकिन धीरे धीरे छोड़ के जाएंगे, तुरंत काहे सब बोरिया बिस्तर बांध ले। तो धीरे धीरे लोग भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित कर रहे थे, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। तो समझ लो भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना इनका उद्देश्य था, ये अलग अलग सुधार लाने का। लेकिन जहां बात हो रही कि भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना है, वहीं साइमन कमीशन जो भारतीयों के हित के लिए कुछ नियम कानून बनाने जा रही है, उस आयोग में 7 सदस्य थे और सातों के सातों क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। तो बोले तुम भारतीयों के लिए कानून बनाने आए हो और एक भी इसमें भारतीय नहीं है, तो हास्यास्पद है। बोले ठीक है, तो 7 सदस्य थे और सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक, फॉरनर थे लोग, एक भी भारतीय नहीं था। इस वजह से भी काफी ज्यादा विरोध हुआ। तो सब नेता लोग ऐसे ही चिल्लाए कि ये क्या मजाक है, बोले एक भी भारतीय नहीं है। तो बर्कन हेड साफ साफ सबके मुंह में बोल दिया कि तुम भारतीय इतने काबिल नहीं हो कि कोई संविधान जैसी चीज निर्मित कर पाओ, कोई अधिनियम बना पाओ। तो दिल को ठेस पहुंच गई, ईगो हो गया, ईगो हट हो गया। ठीक, तो कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया, ईगो हट हो गया। तो ये जो साइमन कमीशन बना था कब, 1927 में। ये भारत कब आया, 1928। मतलब भारत ये कमीशन के मेंबर लोग जहाज में बैठ के आ रहे थे, थोड़ा टाइम लगा 1-2 महीना। तो 1928 में इन लोग भारत पहुंचे, साइमन भारत पहुंचा और यहीं पे नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और कौन लीड कर रहे थे ये पूरी भीड़ को, तो लाला लाजपत राय। बहुत सारे नेता थे उसमें, लाला लाजपत राय भी थे। तो एक स्कॉट नाम का पुलिस अधिकारी था, वो लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, तो लाला लाजपत राय के सर में चोट लग गई थी, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किनकी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो साइमन कमीशन के ही विरोध में साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। तो ठीक, अब इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ, इतना ज्यादा विरोध हुआ, ये काम नहीं कर पा रहे। तो जो बर्कन हेड है वो खुली चुनौती दे दिए, किसको, भारतीयों को। बोले इधर आओ सबके सामने। बोले बहुत जानकार हो, बोले हाँ। तो एक काम करो, तुम ही एक संविधान बना लो, तुम ही एक नियम कानून बना लो, लेकिन एक शर्त यह है कि उस नियम कानून का, उस संविधान का सबको समर्थन मिलना चाहिए, सारी पार्टी का, सारे समुदाय का। सारी पार्टी मतलब मेजर पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सारी समुदाय मतलब हिंदी और मुसलमान। बोले बना लो। तो ठीक, मोतीलाल नेहरू उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है चैलेंज, कम से कम पहली बार तो कुछ बनाने, कुछ करने का मौका मिला। तो मोतीलाल नेहरू सामने आए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता। तो इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमिटी बनी, जो यही ड्राफ्ट कमिटी समझ लो, एक संविधान का निर्माण करेगी। संविधान वर्ड यूज कर रहा हूं। तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने, उस समिति ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया जिस ड्राफ्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। तो याद रखना, नेहरू रिपोर्ट मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं है ना। कौन है इसमें शामिल, मोतीलाल नेहरू। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट में, अच्छा मेजर इसमें क्या बात शामिल था, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस क्या है पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो इस नेहरू रिपोर्ट से कौन कौन सहमत नहीं थे, तो इनके खुद पुत्र, नाम था क्या, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों सहमत नहीं थे। बोले कि आप तो एक कदम पीछे ले रहे हो, हमको आज़ादी की मांग करनी चाहिए और आप डोमिनियन स्टेटस, ये तो कब से मांग रहे हो, 1916 से मांग रहे हो, होम रूल लीग आंदोलन के समय से। अभी आप डोमिनियन स्टेटस मांग करने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे नाराज थे काफी ज्यादा, किससे, नेहरू रिपोर्ट से। ये सब क्या डिमांड कर रहे बोले। तो मोतीलाल नेहरू चमका दिए, बोले कि बाप को कुछ करना मत सिखाओ, नहीं समझे। ठीक है, तो बोले बाप को मत सिखाओ। तो जवाहरलाल नेहरू को डांट फटकार दिए। तो ये लोग दोनों नाराज होके एक अलग से एक पार्टी बनाए। सब नाराज होते थे, पार्टी बना लेते थे। ठीक है, नाराज होते थे, पार्टी बना लेते थे। तो इन लोग पार्टी बनाए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। कौन बनाया, ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई। ठीक, अब ये जो नेहरू रिपोर्ट था, इसको कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1928 में। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की, वही मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये प्रस्ताव पास हो गया। ठीक,
एक्सेप्ट हो गए नेहरू रिपोर्ट, ज्यादातर नेताओं लोग एक्सेप्ट किए, कई लोग इसमें भी अड़चन डाले जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, बट कांग्रेस की तरफ से ये क्या हो गया, पास हो गया 1928 में। और ये समझाया जवाहरलाल नेहरू कि बेटा कम से कम पहले जितना मिल रहा है उतना ले लो, जितना मिल रहा है कम से कम उतना, तो बाकी फिर देखेंगे धीरे धीरे मांगेंगे वो पूरी आज़ादी। तो ठीक है, ये कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हो गया और मोतीलाल नेहरू बोले कि देखो चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया और हम लोगों ने एक रिपोर्ट, एक ड्राफ्ट तैयार भी कर ली, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको, ऐसा नहीं कि लटका के रख देना है। और मैं आपको एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ 1 साल का, 1 साल के अंतर्गत ये जो रिपोर्ट में जितनी बातें हैं उनको आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहे, ऐसे मोतीलाल नेहरू धमकी दी किनको, अंग्रेजों को। ठीक है, तो बोले चलो ठीक है देखते हैं। अब इधर साइमन कमीशन आया, वो भी तो अपना काम करेगा, तो वो धीरे धीरे काम कर रहा था, तो उसकी रिपोर्ट लगभग 1930 में तैयार हुई। अब दोनों रिपोर्ट आमने सामने थे, मोतीलाल नेहरू का भी रिपोर्ट और साइमन कमीशन का भी। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट दोनों आमने सामने थी, दोनों में अलग अलग बातें थी, कुछ समानताएं भी थी। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू भी बोले कि ठीक है 1 साल के अंदर अगर डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं किए तो अब मैं पूरी आज़ादी मांगूंगा। ये जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे अपने पिता के खिलाफ। बोले ठीक है मांग लेना, मतलब ऐसा है कि अगर मैं 100 रुपये मांग रहा हूँ आपसे, 100 रुपये नहीं दिए तो अगली बार कितना मांगूंगा, 1000 मांगूंगा, ऐसा कंसेप्ट था किसका, जवाहरलाल नेहरू का। तो दोनों रिपोर्ट सामने आ गए, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, दोनों की बातों को मानना था किनको, अंग्रेजी सरकार को। तो अंग्रेजी सरकार दोनों की रिपोर्ट पढ़ी, अब दोनों बोले यार दोनों में तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, एक काम करते हैं इस रिपोर्ट से कुछ बातें निकालकर हमको नियम कानून बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसका आयोजन कहाँ होगा, लंदन में होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट था यहीं से आया, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन यहीं से चालू हुआ। किस लिए, इन दोनों का विचार कर रहे थे, और आगे चल के जो 1935 में है, आप पॉलिटी में पढ़े होंगे क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया 1935 का, उसमें इन्हीं बातों को समावेशित करना था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल में सम्मेलन होना था, कब से कब तक, तो 1930 से 1932 तक। ठीक, तो तीनों अधिवेशन हुए, पहला अधिवेशन बोलता हूँ सम्मेलन हुआ, पहला दूसरा तीसरा। पहला अधिवेशन हुआ 1930 में, सेशन सम्मेलन बोलो, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। 30, 31, 32 ये 3 अलग अलग सम्मेलन हुआ। तो तीनों बार अलग अलग बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, खास करके भारतीय लोगों को, कुछ अंग्रेजी अधिकारी भी बैठे रहते थे, सब मिलके बोले कि ठीक है भारतीयों के लिए कैसे क्या संविधान वगैरह बनाएंगे, सब देखेंगे मैटर। लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, आप ही तो बोले थे बना के दो, तो बना के दे दिया, अब इसको मानो ना, नहीं मान रहे, फिर वहां बुला रहे और आप लोग अपनी बात मनवाओगे। तो 1930 का कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुआ, बहिष्कार कर दिया इसका, कांग्रेस शामिल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन 1931 में कांग्रेस शामिल होती है, 32 में भी शामिल नहीं होती। तो एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया कौन सा था, दूसरा, मतलब 1931 का। और उनके तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी गए थे। ठीक, अभी जो भाग लेने गए उसके पीछे एक और कहानी है, जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, फिर अपन नोट्स में उसको देखेंगे। अब गांधी जी बोले कि बहुत साल हो गया धूम नहीं मचाया हूँ, तो क्या करता हूँ, धूम मचाता हूँ। तो उस समय नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया गया। अब नमक एक ऐसी चीज़, एकदम छोटी सी वस्तु और आसानी से उपलब्ध होने वाली, उसमें यह था कि जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, मतलब अंग्रेजी सरकार की तरफ से, वही नमक बना सकते हैं, और दूसरा बनाएगा टैक्स लगे, बोले ठीक। तो गांधी जी को एक पॉइंट मिल गया कि नमक तो हर कोई खाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो बोले कि अब नमक कानून तोड़ना है, तो एक यात्रा निकाली, जिस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा, दांडी यात्रा निकाले। कितने लोग क्या क्या थे उसमें अपन नोट्स में देखेंगे। तो दांडी यात्रा निकाले, साबरमती आश्रम से आसपास के समुद्र में गए, घूम घुमा के बहुत लोगों को इकट्ठे किए, और वहाँ नमक बनाया और नमक को ठीक है, चलो। तो ऐसे क्या किए, नमक कानून तोड़े, और वहीं से एक आंदोलन चालू हुआ, जिस आंदोलन का नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा चला, क्योंकि बहुत साल से कोई बड़ा मूवमेंट था नहीं, लोगों को भी इंतजार था कि कब थोड़ा हुड़दंग मचाएं, बाहर निकले, ऐसे और कोई काम धंधा है नहीं, बोले बाहर रैली वगैरह में जाएंगे थोड़ा बहुत मिल जाएगा पैसा, चलो ठीक। तो ये आंदोलन भी अच्छा चला।
इधर वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब बैठे इंतजार में, कोई कोई आएगा तो मीटिंग चालू करें, नहीं आते थे। कुछ नेता भारत से पहुंचते थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हर मीटिंग में पहुंच जाते थे चाय नाश्ता करने, ठीक है। तो बोले वही आ रहे हैं हर बार, वही शक्ल दिखा रहे, बाकी आया नहीं, तो सुना सुना लगे, नहीं था तो कोई सुना सुना लग रहा था, तो बोले मजा नहीं आ रहा है, कांग्रेस नहीं है, तो बोला ठीक है। अब ये मूवमेंट काफी अच्छा आगे बढ़ गया। तो उस समय जो वाइस आया थे उसका नाम था इरविन। अब इरविन को पड़ा बत्ती अंग्रेजी सरकार की तरफ से, बोले तुम क्या वहां तमाशा देख रहे हो, ये सब मूवमेंट बंद कराओ। कौन सा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इरविन भाई साहब गए किसके पास? गांधी जी के पास, और बोले कि देवता का चाहिए तोला, ठीक है। तो बोले कि मेरी ये मांगे हैं। बोले ठीक है, हम दोनों मिल के बैठ के बात करते हैं, आओ शाम में महफिल जमाते। बोले ठीक। तो महफिल जमा किनका किनका? गांधी जी और इरविन का। तो इन दोनों का महफिल जमा। गांधी जी अपनी कुछ बातें थे छोटी मोटी बातों को मनवा लिए। इरविन बोले और बड़ी बड़ी बातों के लिए बोले कि तुम इधर आओ ना, दबाव था इरविन को कि इधर बुला के लेके आओ, गांधी जी बुला के लेके आओ। बोले ठीक है। तो गांधी जी राजी हो गए कि मैं अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको कुछ समय के लिए स्थगित करता हूँ, अस्थायी तौर पर स्थगित करता हूँ, और मैं वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊँगा। बोले ठीक, ये मान गए। इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता बोला गया। क्या? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। लेकिन इस बात से बहुत सारे कांग्रेस के लीडर नाराज हो गए। ये बोले जो तुम लेके आए हो ना, ये सांत्वना पुरस्कार है। सांत्वना पुरस्कार समझते हो? कंसोल करने के लिए कि ठीक है, अरे पास हो गए 33% से, कोई बात नहीं, ये ठीक। मेरे पास बहुत सारे ट्रॉफी रखी हैं, सारे सांत्वना पुरस्कार। हमारे घर में बड़ी बहनें थी, वो सब अच्छे टॉपर रहते थे, साहू समाज में सम्मानित करते थे। उनका परसेंटेज था 89, 91, 93। अपना 8वीं 9वीं 10वीं से ऐसी 60, 65, 55, 44 ऐसे टाइप का रहता था, लेकिन फिर भी पुरस्कार मिलता था। कैसा? सांत्वना। पास तो हो गए। बोले ठीक है, भले 33 से ही क्यों ना हो। तो ऐसे बोले कि क्या है ये? सांत्वना पुरस्कार है, कुछ बहुत बड़ा तुम अचीव नहीं किए। इस बात से नाराज थे। बोले गांधी जी अरे ठीक है रुको ना, अभी देखो वहां जाता हूँ तो फिर क्या लेके आता हूँ। ठीक है। तो इंतजार था 1931 में गांधी जी चले गए वहां मुंह दिखाने। अब इंतजार था गांधी जी को, बहुत सारे लोग देखे नहीं थे उस टाइम, एकदम व्हाट्सएप वाला तो जमाना था नहीं कि एकदम डीपी देख लिए जूम कर करके, हाँ अच्छा दिख रहा है बोले। तो विंस्टन चर्चिल लाइन में लगे थे कि देखूंगा मैं किसको? गांधी को, ठीक है। विंस्टन चर्चिल इंतजार में थे, उनको लगा कि बढ़िया अच्छा कोट पैंट में आएंगे, सूट बूट ऐसे स्पाइक वगैरह रहेगा, हेयर स्टाइल बड़ी। लेकिन वो देखे कि धोती में आ रहे हैं, ऊपर तो और कुछ नहीं, इतने ठंडी में ऐसी खुले बदन सिर्फ धोती पहने थे। तो उनको क्या बोले? अर्धनग्न फकीर बोले, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं, ठीक। और वैसी पार्टी मोड़ के बैठ गए कहाँ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आलम ये हुआ कि जितने नेता थे अलग अलग समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे बी आर अम्बेडकर, ये भी हर तीनों पहुंच जाते थे। इन लोग अपने खर्चे जाते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर अपने खर्चे जाते थे। गांधी जी के लिए स्पेशल पानी जहाज मंगवाया गया। एग्जाम में वो भी पूछ देता है कौन से जहाज से गए, कौन से होटल में रुके, सुबह कितने बजे नाश्ता किए, पूछ देता है, ठीक है। तो उनके लिए सरकारी आता था, तुम लोग बेटा अपने खर्चे सावले, ठीक। तो गए, तो बी आर अम्बेडकर फिर दलितों के लिए मांग रखने लग गए, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए मांग रखने लग गए, ठीक। गांधी जी जैसे ही बोलने उठते थे उनको चुप करा देते थे, बाबा थे बैठा भी बोले। तो इस बात से गांधी जी क्या हो गए? नाराज हो गए। फिर वापस आ गए, मैं जा रहा हूँ वापस और फिर से आंदोलन चालू करूँगा। बोले जाओ, ठीक, चालू करो। तो अब वापस आए, सब इंतजार में बैठे थे, गांधी जी देख रहे थे कि आएंगे कुछ लेके आएंगे बढ़िया खुशखबरी। तो जैसे कोई मेहमान आता है तो एक मन में लालच रहता है ना, कुछ लेके आएंगे मिठाई वगैरह, और जाएंगे तो कुछ दे के जाएंगे पैसे वगैरह, और नहीं लाते तो गुस्सा आता है, ठीक है। बस वैसे ही इंतजार कर रहे थे, महात्मा गांधी कुछ लेके आएंगे, कुछ नहीं लाए। तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, ठीक। उनकी छवि काफ़ी धूमिल हुई और चरमोत्कर्ष पर थी। पंजाब में तो ये तक बोल दिया गांधी जी इधर आ मत जाना, जान से मार देंगे, ऐसा पंजाब वाले धमकी दे दी उनको। कुछ लेके नहीं आते, आंदोलन चालू करते हो फिर बंद करते हो, चालू करते हो फिर बंद करते हो, झेलना हमको पड़ता है, ठीक। तो गांधी जी यहाँ से वापस आ गए, खाली हाथ लौट के दोबारा फिर चालू किए, लेकिन दोबारा उनको उतना तवज्जो नहीं मिला। फिर जैसी देखे कि अब गांधी जी का भी छवि उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर जेल में डाल दो बार बार, बस जेल से अंदर बाहर, ये उनका काम था, ठीक। ससुराल था उनका, क्या? जेल, ठीक। तो ये कंसेप्ट समझ आया। तो गांधी इरविन समझौता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर 1932 वाला आओगे क्या इस बार? बोले नहीं आएंगे साले, बंद करो इसको सिस्टम। तो जैसा भी था, जो भी इधर के पॉइंट थे वो आगे चल के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाल दिया गया। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पॉलिटी का पार्ट है, बस याद रखना उसी के प्रोविजन को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाल दिया गया। इतनी कहानी समझ आई। दांडी यात्रा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये हमारा आज का क्लास था, अब इसको नोट्स में भी देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन
किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को देश बंधु, देश छुड़िए, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। साइमन कमीशन 1927। 1919 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया जाना था 10 साल बाद, लेकिन 2 साल पहले कर दिया 1927 में। 1927 में जॉन साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? ये सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। लॉर्ड इरविन की सुझाव के तहत भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हुए। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी, शेरे पंजाब बोलते थे। ठीक। भारतीय सचिव बर्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी, ये सचिव था उस टाइम, है ना। तो भारतीय सचिव बर्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप अपना खुद संविधान बना लें। इसी के जवाब में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। और नेहरू रिपोर्ट कौन तैयार किया, मतलब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू। जिसमें डोमिनियन स्टेटस या डोमिनियन संविधान की मांग की गई थी, जिसको कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पास कर दिया गया। कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन 1928 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। यह पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया, यानी कि समर्थन किसने किया? तो 3 पार्टी थी, पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडिया और बी आर अम्बेडकर। 3 अलग अलग लोग थे, समझ लो, 2 पार्टी और ये अकेले पार्टी के बराबर। क्लियर? तो ये आपका साइमन कमीशन हो गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन छूट गया था बताना, अभी बता देता हूं। अब मोतीलाल नेहरू डोमिनेट स्टेटस की जब मांग की है, तो उनके खुद के बेटे ने बोला कि ठीक है, मान जा रहा हूं, लेकिन 1 साल के अंदर अगर डोमिनेट स्टेटस की मांग स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं पूर्ण स्वराज की मांग रखूंगा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखूंगा, पूरी आजादी, उससे कम नहीं लेंगे। ठीक है। तो अगले साल अध्यक्षता कौन करता? बेटा। 1928 में बाबू किया, कौन? मोतीलाल नेहरू। 1929 में कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। तो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और 26 जनवरी इन लोगों का अधिवेशन होता था दिसंबर में, मतलब दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ होगा। और ये डिसाइड किए कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे। किसका प्रतीक था? कि हम आजाद हो चुके हैं, विचारों से आजाद है। ठीक। हालांकि पहली बार 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा लहराया गया और 26 नवंबर 1929 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। आगे चल के जब भारत देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो संविधान 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया था, लेकिन इस डेट को यादगार बनाने के लिए 2 महीना रुक गए और 2 महीने बाद पूरा संविधान लागू किए थे। उस टाइम भी लागू कर दिए थे कुछ प्रावधान को, पूरे संविधान को 26 जून 1929 को लागू किया था। ठीक है। जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर? अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी देख लेते हैं। 1930 वाला बारदोली सत्याग्रह शायद नहीं लिखा होगा, लिखा होगा, बता भी दिया उसको मैं। असहयोग आंदोलन प्लस टैक्स न देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं बताया था दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। असहयोग आंदोलन मतलब सहायता नहीं करेंगे, अंग्रेजों का समर्थन नहीं देंगे। ठीक। और साथ ही साथ अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो और कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सिर्फ कोई डाउट पूछा था तो समझाने के लिए, बाकी इतना नहीं पूछता है। फिर कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया, दांडी यात्रा। ठीक। 390 किलोमीटर की यात्रा की, कहीं 386 मिलता है, अलग अलग है, उसको डिस्टेंस पे फोकस नहीं करना है। कहाँ से स्टार्ट किया? तो साबरमती आश्रम। अब साबरमती आश्रम समुद्र स्थल से थोड़ा पास में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी 390 किलोमीटर ऐसे हो गया, घूम घूम के बहुत लोग को इकट्ठा करना था, गाँव गाँव घूमते थे। ठीक है। तो 24 दिन बाद, मतलब 6 अप्रैल 1930 को, ये दोनों डेट याद रख लेना, 12 मार्च, मार्च भी याद रखना, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। इसी घटना को उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। ठीक है। नमक वाले में महिलाओं की भागीदारी मानी जाती है। ठीक। बोले नमक वही ज़्यादा यूज़ करें, बोले खाना तुम बनाओगे नहीं, ठीक, हमें बनाना है। महात्मा गांधी का कथन था, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। याद करें। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद आंदोलन के नेता बने अब्बास तैयब जी, याद रख लेना। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद उन नेतृत्व कौन संभाला? सरोजनी नायडू। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसको ऐसे ही पढ़ लो, ज़्यादा कहानी मत समझो। खुदाई खिदमतगार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP में खान अब्दुल गफ्फर खान के नेतृत्व में एक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना किया गया, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना था, तो बस इतना याद रखना। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक या कौन नेतृत्व किया? तो अब्दुल गफ्फर खान
और उनको लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। गांधी इरविन समझौता के बारे में डिटेल से मैंने बताया कहानी कि क्यों ये समझौता हुआ। गांधी जी ने फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन से मुलाकात की और 5 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इसी को ही गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मान गई। लेकिन इस समझौते को बाकी लोगों ने क्या बोला, सांत्वना पुरस्कार, गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार बोला कि जब आप डोमिनेंट पोजीशन पे थे ज्यादा से ज्यादा बात मना सकते थे, लेकिन नहीं मनाए। इसी में एक बात ये भी था जो आप कल डाउट पूछ रही थी कि भगत सिंह को लटकाने के पीछे कई लोग बोल देते गांधी जी का हाथ था, ऐसा नहीं। दोनों की विचारधारा काफी अलग थी और ये बात गांधी जी के बारे में बोली जाती है कि अपने विचार से अलग थलग जो भी नेता होते थे उनको साइड लगा देते, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो चाहे भगत सिंह। तो जब नेताओं की गिरफ्तारी पर बात हुई इन समझौते के बीच, बैठक के बीच, तो पूछे कि छोड़ दूं, तो भगत सिंह का नाम लेके इनको भी, इन पर भी विचार करना है क्या? तो बोले कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, क्रिमिनल वाले नहीं, पॉलिटिकल, बोले कोई किसी का से मार वार के भी अंदर हो गया, मर्डर करके भी, तो वो भी इसको छुड़ाना नहीं है। जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स ना है और जो अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे उनको छोड़ दो। तो भगत सिंह पर ज्यादा जोर नहीं दिए, ठीक। और भगत सिंह खुद वहां से निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, एक टॉपिक उस पर अलग से लेंगे, सबको मालूम था कि मैं एक बंदूक से 3 4 5 6 लोगों को मार सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, और उससे भारत देश को आज़ादी मिलेगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। कारण ये कि मेरे एक इस कदम से और 10 लोग इंस्पायर होंगे, उस 10 के पीछे 100 लोग इंस्पायर होंगे, ठीक। धीरे धीरे सारे के सारे लोग आंदोलन करेंगे। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी देख लो 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मान्यता प्रदान किया गया, इसको याद रखना। गोलमेज सम्मेलन हुआ 3 बार, 1930, 31, 32। सेकंड वाले में ही महात्मा गांधी यानी कि कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी में नहीं। B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ओके। केटी पॉल ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी जब दूसरे सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो कौन से हॉल में रुके थे? किंग्सले हॉल, होटल है। कौन से जहाज से गए थे? SS राजपुताना जहाज से गए थे, ठीक है। सुबह क्या खाए? पोहा। B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया और द्वितीय गोल में सम्मेलन का असफल होने का कारण क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब सब अपने अपने संप्रदाय, समुदाय, जाति विशेष के लिए डिमांड कर रहे थे, भारत के लिए कोई मांग नहीं रख रहा था, ठीक है। तो यह हमारे आज के लेक्चर का नोट्स वाला भी समाप्त हो गया। कल देखते सुभाष चंद्र बोस जी पर पूरा चर्चा करेंगे एक दिन। ठीक, यहाँ तक किसी कोई समस्या, डाउट? नहीं, ठीक, कल मिलते हैं।